गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्लास 9 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लो या केमिस्ट्री का। मतलब आप जब तक साइंस पढ़ोगे क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, बीएससी, एमएससी, इवन आईआईटीज में, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब केमिस्ट्री का समझ लो ये बैकबोन है, जान है ये। तो इस चैप्टर का हम लोग आज टॉप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इसमें कई वीडियोस बनेंगे। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ठीक हैं, अच्छे हैं और अच्छे ही रहिए। और मैथ का भी सीरीज चल रहा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर्स अपलोड किया गया है, उसको आप बनाएं। और आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट किया जाए। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहे कि जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लासेस में हैं, इस चैप्टर का वीडियो जरूर से देखें। इवन 11 वाले भी देखें इसको, क्योंकि बिना इस चैप्टर को क्लियर किए आप केमिस्ट्री में लगभग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली 9 वाले बच्चे को तो देखना ही है, क्योंकि 9 के सिलेबस में है ये। क्योंकि जो बच्चे अब 9 से 4 महीने बाद चले जाएंगे 10 में, तो 10 में जाने के बाद पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर बिना समझे उनको वो चैप्टर अंडा समझ में आएगा, एकदम गोला, जीरो। तो आप इसको स्टार्ट करें, इस चैप्टर को अच्छे से समझना। और कोई भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन भी बीच बीच में बनवाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटम क्या होता है। एटम, तो एटम ये समझ लो कि आर द एटम्स क्या है। एटम्स, एटम तो एक ना, एटम्स। तो एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। अब मैटर, क्लास वाला मैटर के बारे में बात नहीं हो रहा है कि क्लास के नीचे मैटर हो गया है, स्कूल के बाहर है, उसमें जाके सलटना है। ठीक है, वो मैटर नहीं है। तो ये चीज आप पढ़े होगे कि कोई भी लिविंग थिंग्स, देखो कोई भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे लिविंग थिंग्स बने होते हैं सेल के, छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट है सेल। और नॉन लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? एटम। फंडामेंटल यूनिट क्यों कहेंगे? क्योंकि लिविंग थिंग्स बिना सेल के रह ही नहीं सकता है, जिंदा ही नहीं रह सकता है। और लिविंग थिंग्स बिना सेल के आदमी सोच ही नहीं सकता है। उसी तरह जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे तुम्हारा स्कूल का बैग हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे या पैनल हो, सारी चीजें किस चीज से बना है? एटम से। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स को बिना एटम के सोचा ही नहीं जा सकता है दुनिया में। तो ये याद रखेंगे अपने दिमाग में कि लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। और नॉन लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट एटम है। इसीलिए लिखा है कि एटम आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। ठीक, आर द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिख सकते हो, आर द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जैसे लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? सेल। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम, सबसे छोटा। ठीक, इसको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना इसके कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स बन ही नहीं सकता, सोचना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसको आप नोट करो और आगे अब देखो अब इसके बाद क्या है एक चीज कि कोई भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। अब सब एटॉमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे रहते हैं ना, उसको कहते हैं सब एटॉमिक। जैसे कि मान लो क्लास 5, अब क्लास 5 में भी क्लास 5A, क्लास 5B, क्लास 5C। तो क्लास 5 क्या होगा? ये क्लास है। अब इसका 5A, 5B, 5C, ये तो क्लास है। और ये सबको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? क्लास। और इसको कहेंगे सब क्लास। ठीक, मतलब किसी क्लास का भी पार्ट
तो उसी तरह से कोई एटम है और एटम का 3 सब एटमिक पार्टिकल्स होता है, 3 सब एटमिक पार्टिकल्स। अब कौन कौन सा है उसको जानते हैं, मतलब किसी चीज का एक चीज दिया उसके अंदर भी बहुत सारा चीज है तो उसको क्या कहेंगे, सब एटमिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो एटम के अंदर जो पाया जाने वाला सब एटमिक पार्टिकल्स क्या है, पेन, लिखने वाला पेन नहीं, लिखने वाला पेन को नहीं समझेंगे। तो एटम के अंदर 3 चीज पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक, एटम के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब ये जानेंगे कि ये बताया कौन कि एटम के अंदर प्रोटॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, कैसे पता चला। तो सबसे पहले ये समझ लो कि एटम का जो खोज किया था, डिस्कवरी जो किया था, उसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने एटम का खोज किया था, एटम का डिस्कवरी। ठीक, अब यदि देखेंगे तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया, इलेक्ट्रॉन का कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए, चलो जल्दी से बताओ, सब पढ़े हो ना क्लास में। न्यूट्रॉन का बताओ, इलेक्ट्रॉन का ये बताओ, किसी का पता है, नहीं पता है। तो इलेक्ट्रॉन का किया जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, जेम्स चैडविक। ठीक, और प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे यही अर्नेस्ट रदरफोर्ड। थोड़ा सा यहां पर रोकना चाहेंगे, देखो एटम का डिस्कवरी में मिस्टेक हो गया है, एटम का डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, एटम का डिस्कवरी किए थे जॉन डाल्टन और बाद में इसको खोजे थे जे थॉमसन। ठीक, एटम का सबसे पहला खोज करने वाला आदमी जॉन डाल्टन थे और उसके बाद जे थॉमसन उसको थ्योरी को आगे बढ़ाए थे। ठीक है ना, और जॉन डाल्टन, उसके बाद जे थॉमसन उस थ्योरी को आगे बढ़ाए। प्रोटॉन को खोजे थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। ठीक है, थोड़ा नाम में कंफ्यूज रहता है आदमी, इधर उधर हो जाता है, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, एटम का जॉन डाल्टन और जे थॉमसन उसको कंटिन्यू किए थे बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात। ठीक है, अब एक चीज समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, प्रोटॉन होता है प्लस, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब न्यूट्रॉन क्या होगा, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या लिख सकते हैं, नो चार्ज का मतलब लिख सकते हैं न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब होता है ना तो प्लस है ना तो माइनस है, या किसी तरह का चार्ज ही नहीं शो करता है। ठीक है, नो चार्ज। तो इतना आप समझ लो, फिर उसके बाद हम बताएं अब आगे। नोट कर लो इसको, चलो जल्दी नोट करो इसको। चलो इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो, तो इसके बाद अब ये समझेंगे कि एटम क्या है ना। तो एटम में देखो, एटम क्या है, तो ये चीज जैसे एटम है, ठीक, ये मान लो एटम है। अब इसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल पार्ट of the atom is called as nucleus। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या भरा होता है, न्यूक्लियस contains the proton and न्यूट्रॉन। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या भरा होता है, प्रोटॉन भरा होता है और न्यूट्रॉन भरा होता है। ठीक, न्यूट्रॉन भरा होता है, प्रोटॉन भरा होता है और न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और ये
प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। अब यदि ये इसके अंदर भरा है तो प्रोटॉन होता है प्लस और न्यूट्रॉन होता है जीरो। दोनों को मिलाएंगे तो न्यूक्लियस किस तरह का चार्ज शो करेगा? न्यूक्लियस सोज कैसा चार्ज शो करेगा बताओ? तो जीरो और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही ना आएगा, तो न्यूक्लियस सोज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है अभी ये बताए हैं हम, कैसे? प्लस और जीरो को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, प्लस और जीरो को जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियस होगा प्लस चार्ज। ठीक, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होता है। और एक चीज याद रखेंगे कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किए थे वो सेम एज न्यूक्लियस का डिस्कवरी सेम प्रोटॉन वाले ही साइंटिस्ट चाचा अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे वही न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी किए थे। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस दोनों का डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही किए थे। ठीक, तो याद रखेंगे न्यूक्लियस का मतलब बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला। ठीक है, चलो इतना समझ लो। अब देखो इतना इरेज करें, इतना लिख लो जल्दी, समझिए क्या क्या बोले। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूक्लियस जीरो होता है, दोनों को मिलाएंगे प्लस आएगा, इसीलिए न्यूक्लियस भी प्लस होता है। और न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। एटम के बीच में ये गोला जो है छोटा वाला, ये न्यूक्लियस है। चलो इसको नोट कर लो, चलो नोट कर लियो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब देखो, अब क्या देखेंगे तो इसमें अब समझना ये है कि अच्छा, एटम का जो साइज होता है इज वेरी लेस। एटम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो एटम का साइज जो है ना, एटम के साइज को हम लोग किसमें नापते हैं? एटम साइज इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, एटम के साइज को हम लोग किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर में। और 1 मीटर में होता है 10⁵ नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है? 10⁵ नैनोमीटर। ठीक, और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन को हम लोग H बोलते हैं। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट रेडियस। मतलब हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस इन साइज। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो दुनिया में जितना भी एलिमेंट पाया जाता है वो सारे एलिमेंट में हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट। इसका रेडियस भी सबसे छोटा होता है, ये होता है 0.1 नैनोमीटर। समझ गए? इतना समझ गए? हाइड्रोजन जो है दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, जैसे ये एटम हो गया, ये क्या बना दिए हम लोग? ये एटम बना दिए, और ये क्या बन गया? न्यूक्लियस। ठीक, तो यहां से जो इसका दूरी होगा ना, कहां से? ये एटम, ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के सेंटर से उसका ये जो दूरी होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियस। और ये एटॉमिक रेडियस जो है, जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा? एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ते जाएगा। फिर इतना छोटा, फिर ऐसे 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 ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे 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 करके बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ये वाले तक का दूरी, इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में अभी आगे जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। ठीक, नोट कर लिए? वेरी गुड। अब देखो इसके आगे भी, अब देखो बहुत सारा खेला है अभी।
अब इसमें देखेंगे हम लोग तो एक चीज ये देखेंगे कि अब हो गया एटम हो गया ना, ये क्या था, ये एटम है। तो एटम के बाहर देखो क्या होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, एटम नहीं, आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर मेनी सेल्स, सेल्स कह लो, ऑर्बिट कह लो, एनर्जी लेवल कह लो, एनर्जी लेवल्स कह लो, सेम चीज है, ठीक है ना। तो सेल कह लो, ऑर्बिट कह लो, एनर्जी लेवल कर लो, सब व्यत्या इज सेम, सब सेम चीज है, सेम। तो क्या लिखे हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर मेनी सेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर में ढेर सारा ऑर्बिट होता है, एनर्जी लेवल होता है, या सेल्स होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि मान लो ये वाला एक सेल हो गया, मान लो ये एक सेल हो गया, ठीक, मान लो ये एक सेल हो गया, ये भी ठीक ठीक। तो इस तरह से, और ये ब्लैक वाला भी एक तो सेल मान लो, ये ब्लैक वाला भी सेल मान लो। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कितना सेल बनाएंगे हम लोग, ये कैसे पता चलेगा कि सेल कितना बनाएंगे, 4 ठो बनाएंगे, 10 ठो बनाएंगे, 2 ठो बनाएंगे, 3 ठो बनाएंगे। तो आप अभी समझते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। हम क्या लिखे, न्यूक्लियस के बाहर में ढेर सारा सेल्स होता है, ऑर्बिट होता है, एनर्जी लेवल तो होता है। तो पहले इसको आप लोग नाम तो याद रखो, एनर्जी लेवल, सेल, ऑर्बिट सब एक ही चीज है। न्यूक्लियस के बाहर में ढेर सारा ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, सेल्स घूमता रहता है, न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहता है, सोलर सिस्टम की तरह। न्यूक्लियस जो है मान लो सन है, और ये घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, हर ऑर्बिट, हर प्लैनेट का ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है। अब क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता था, न्यूक्लियस के अंदर। अब बाकी आ गया, सारा काम होता है इलेक्ट्रॉन का, सारा खिलवाड़िया आदमी इलेक्ट्रॉन ही है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है बाद में चल के बिजली भी पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताए भी हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आर लोकेटेड इन द वेरियस सेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाली एक ही ऑर्बिट में नहीं होता है, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, उसका एक फिक्स सिस्टम है कि किस सेल में कितना ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो आर लोकेटेड इन द वेरियस सेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक। अब किसके हिसाब से घूमता है, अकॉर्डिंग टू देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होगा, किसके पावर ऑफ एकोमोडेशन के हिसाब से, तो ऑर्बिट के पावर ऑफ एकोमोडेशन से। जैसे किसी रूम, घर में मान लो 7-8 रूम है, कोई रूम छोटा है, कोई रूम बड़ा है, कोई रूम बहुत बड़ा हॉल है। तो छोटे वाले रूम में 2 आदमी, बड़े वाले रूम में 8-10 आदमी, हॉल में 15-20 आदमी। तो अलग अलग सेल्स के पावर की कैपेसिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब देखो यहां लिख भी दे रहे, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स और ऑर्बिट, ठीक है, इन द वेरियस सेल्स और ऑर्बिट। अब एक चीज याद रखना कि सेल या ऑर्बिट कहेंगे मतलब ही ऑन एनर्जी लेवल इन द ऑर्बिट, ठीक है। ये 10 कहां से आ गया, इसको हटा दो। तो सेल कह दे, ऑर्बिट कह दे, एनर्जी लेवल कह दे, सेम चीज है, एकदम याद रखना, दिमाग में बैठा लो। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि किसी भी जो सेल है या ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकेगा, उसी के कैपेसिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर में जो सेल्स घूमता रहता है, ऑर्बिट घूमता रहता है, एनर्जी लेवल घूमता रहता है, उसी में रहता है, और वो पावर ऑफ एकोमोडेशन के हिसाब से रहता है। अभी उसको भी बताया जाएगा कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये आप समझ लो कि जो पहला वाला सेल है, जैसे ये न्यूक्लियस से जो सबसे सटा हुआ है,
न्यूक्लियस से जो सबसे सटा हुआ सेल है इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको कहते हैं के सेल, ठीक, के सेल या के ऑर्बिट। दूसरा वाला जो है उसको कहेंगे सेकंड, सेकंड मतलब कहेंगे एल सेल, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। उसके बाद तीसरे वाले को क्या कहेंगे, तीसरे वाले को कहेंगे थर्ड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल का मतलब कौन सा सेल होगा, थर्ड सेल का क्या नाम है, थर्ड सेल का, अब थर्ड सेल को कहेंगे के एल एम, एम सेल, एम सेल, ठीक। फोर्थ वाले को कहेंगे एन सेल। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियस से सटा हुआ सेल है, सबसे पहले सेल को कहेंगे के सेल, दूसरे नंबर को कहेंगे एल सेल, तीसरे नंबर को कहेंगे एम सेल, चौथे नंबर को कहेंगे एन सेल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसी में घूमता रहता है अपने मन का। इलेक्ट्रॉन देखो यहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां यहां है, यहां मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां 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 पर सब इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अब किसी में ढेर सारा रखेंगे, किसी में कम रखेंगे, कितना रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, कम रखेंगे, कब कितना रखेंगे, वो बताते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन के हिसाब से। तो इसको नोट करो आप, इसको नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छा। अब एक चीज देखो, तो अभी हम क्या बताएं कि जो के है, एल है, एम है, एन है, ये सब क्या है, सेल्स है, ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स, ये सब सेम चीज है। इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं सेकंड नंबर, इसको बोलते हैं थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं फोर्थ नंबर का, ठीक। न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा सटा यहां होता है, ये है मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सबसे सटा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो फॉर्मूला है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसका एक कोई तरीका होगा तभी ना। ये तो है नहीं कि रूम में आओ जाओ, आओ जाओ, घुस से जाओ, घुस से जाओ, घुस से जाओ, पता चला छोटे से रूम में 50 आदमी भर दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठ गया, और बड़ा सा हॉल में खाली एक आदमी को सुला दिया, रात में डर के लगा ओम मंगलम 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 करने लगा, डर के लगा वो जाप करने। तो वैसा काम नहीं करना है, तो उसका एक तरीका होता है, 2n² फॉर्मूला होता है। वेयर 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 n इज द नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्बिट। तो n क्या बताता है, ऑर्बिट बताता है या नंबर ऑफ सेल बताता है। तो अब इसमें देखो कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो के सेल, के सेल का बात करेंगे तो ये होता है फर्स्ट नंबर का सेल। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2n² के हिसाब से 2n का वैल्यू कितना बैठाएंगे, तो के जो है पहला नंबर का सेल है तो n का वैल्यू 1 बैठाएंगे, 2 × 1 मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि के में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है के में, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखेंगे तो गंडगोल हो जाएगा। यहां देखो हम के सेल में, पहले सेल में 3 ठो डाल दिया, तो एक को उड़ा दीजिए आप, नहीं तो गंडगोल हो जाएगा। तो पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी एक नहीं 2, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, के के बाद एल सेल। एल सेल की बात करेंगे तो एल जो है वो दूसरे नंबर का सेल होता है, दूसरा नंबर। फॉर्मूला लगाएंगे 2n², तो 2n का वैल्यू बैठाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गंदगी मच गया अब यहां, तो 2 का स्क्वायर, 2 का 2 × 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं एल सेल में। मतलब एल सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है। भले ही तुम कम रख दो वो ठीक है, तुम कम रख दो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एकोमोडेशन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कम रह जाए कोई बात नहीं,
जैसे किसी रूम में मान लो 8 लोग को सुलाया जा सकता है, 2 लोग आए 4 लोग आए ठीक है, लेकिन 12 लोग आए तो उसी में नहीं डाल देंगे, 8 डालेंगे उसी में और बाकी 4 लोग को बोलेंगे भैया आप लोग दूसरे रूम में प्रस्थान करिए, ठीक है। KLM M सेल पे आ जाएंगे, M सेल पे टूट पड़ेंगे हम लोग। अब M सेल पे ये कीड़े आ जा रहे हैं, कीड़े मकौड़े आके यहाँ नरक मचा रहे हैं, भागो यहां से। M सेल देखेंगे तो तीसरा नंबर का सेल है, फॉर्मूला लगाएंगे 2n², 2 मतलब 3 का स्क्वायर। अब 2 × 3 का स्क्वायर होता है 6 नहीं बाबू, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आ गया M सेल में, मतलब M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सोचो 18, ठीक है इतना आ गया सर। अब आ जाइए अब N सेल में, N सेल जो है वो चौथा नंबर सेल है। अच्छा इस सेल को कहेंगे इनर मोस्ट सेल, किस सेल को कहेंगे? K वाले सेल को इनर मोस्ट सेल कहेंगे क्योंकि सारा सेल्स में से सबसे ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस के कौन होता है? ये होता है। तो इनर मोस्ट का मतलब सारा सेल्स में से कौन सा सेल न्यूक्लियस के नजदीक है? न्यूक्लियस के नजदीक में K सेल था ना, K वाला सेल, ठीक है। N सेल को क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। ये तो 8 बन गया, आउटर मोस्ट सेल कहेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। देखो न्यूक्लियस यहां और ये यहां सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए ये आउटर मोस्ट सेल है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे? 2n² फॉर्मूला लगाएंगे और 2 और हमको पता है n का सेल नंबर है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 × 16 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग 4th सेल में, ठीक। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सबसे लास्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों है, न्यूक्लियस के पास कम इलेक्ट्रॉन क्यों है, वो भी बताते हैं। तो इसमें कितना आया? K सेल में कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आए हैं? इसमें आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आए हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने आ गए? 32 इलेक्ट्रॉन। 32 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन, दांत के बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। दांत, हम लोगों का दांत भी 32 ही होता है और ये 32 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो ये फॉर्मूला जो आता है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिससे ये पता चलता है कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहां बात आ गया कि न्यूक्लियस से सटा हुए इलेक्ट्रॉन में, सेल्स में इलेक्ट्रॉन कम क्यों होता है, और न्यूक्लियस से जो ज्यादा मतलब क्या है, न्यूक्लियस से जो ज्यादा दूर है इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस से जो ज्यादा दूर सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज्यादा होता है। तो इसको तुम आसानी से देखो, ऐसे समझो, सारा फोर्स कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है हम लोग उसको क्या कहेंगे? पापा मम्मी फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है हम लोग उसको कहेंगे पापा मम्मी फोर्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, अर्थात पापा मम्मी फोर्स मान लो। अब ये बताओ कि जो कोचिंग्स हम लोगों के घर के अगल बगल रहते हैं उसमें 10 20 50 100 200 ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर, उससे ज्यादा थोड़े ना पढ़ते होंगे। लेकिन हम लोगों के घर से बहुत दूर जाएंगे कोटा, तो वहां पर पता चला एक एक कोचिंग में 10 20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरे कोटा में तो कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब हम लोग अपने पापा मम्मी से, मतलब हम लोग अपने न्यूक्लियस से जब बहुत दूर चले जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम लगता है, पापा मम्मी का फोर्स कम लगता है, जिसके कारण हम लोग वहां रहना पसंद करते हैं, आवारा बन के घूम लेंगे। और जो घर के बगल में कोचिंग है वहां पर यदि जाएंगे तो 100 200 बच्चे क्यों मिलते हैं? क्योंकि पापा मम्मी कभी ना कभी दिन, सुबह शाम संध्या, हफ्ता में 1 2 बार 4 बार आ जाएंगे, ए मास्टर साहब हमारा लड़का क्या कर रहा है? नहीं पढ़ रहा है, मारिए उसको। ए तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो जी? पाड़ दू थप्पड़। अब कोटा थोड़े ना जाएंगे मारने, कोटा नहीं ना जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, दूर ना है। तो जितना ज्यादा दूर रहेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को, उतना मजा आता है। अपने पापा मम्मी से दूर रह के आराम से अपना मोबाइल चलाएंगे, 10 बजे सो के उठेंगे, 12 बजे ब्रश करेंगे और 4 बजे खाना खा के लेट नाइट मोबाइल पे चैटिंग करेंगे। इसलिए
जो सेल न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। और ये आप समझ लेना, क्योंकि हम बताए भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है ना, ये इलेक्ट्रॉन का नेचर आवारा टाइप का होता है, आवारा नेचर। गाना गाता रहता है, मैं आवारा हवा का झोंका हूं, ये हमेशा मैं आवारा हवा का झोंका हूं, कभी इस पल कभी उस पल भटकता रहता हूं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि न्यूक्लियस से हम दूर रहें, आराम से घूमे फिरे, इसलिए न्यूक्लियस से दूर वाले सेल्स पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आप इसको समझ लो, फिर इसके आगे देखो। इसको नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छा। अब एक चीज देखो, अब यहां पर यह समझना है हम लोगों को, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और समझ लो, तभी क्लियर रहेगा। ये है मान लो ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां होता है ये बताओ तो। लोकेशन वाइज यदि देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां होगा, इन द सेल्स और ऑर्बिट्स, और लिख दें, और एनर्जी लेवल। ठीक, एनर्जी लेवल या देखो इसको बताया ना, सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ठीक, तीनों सेम चीज है। प्रोटॉन कहां रहना पसंद करता है, प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी कहां रहता है, प्रोटॉन के साथ ही चिपका रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन की तरह आवारा नहीं बनना चाहता है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आपको ये इसको इरेज कर दें, इसका अभी काम नहीं है अब ना, इसको इरेज कर दो। चलो इतना, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म। अब देखो, अब एक चीज होता है कि एटम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तुम चार्ज समझ लो। चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, इसका चार्ज प्लस होता है और इसका चार्ज जीरो होता है। इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक, अब चार्ज का वैल्यू भी होता है इसका चार्ज का वैल्यू होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी फॉर कूलम, सी फॉर COULMB, कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, आप इसको समझ लो, चार्ज का यूनिट कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस में 1.602 इंटू 10⁻+19 कूलम। समझिए, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज एकदम सेम होता है, बस फर्क क्या है, माइनस और प्लस का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.602 इंटू 10⁻+19 कूलम। बस फर्क है क्या है, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का फर्क है। अब इसका चार्ज क्या होगा, तो इसका तो चार्ज होगा जीरो, जीरो चार्ज लिख दो, जीरो, जीरो लिखना ही नहीं है कुछ, बस जीरो, इसका चार्ज ही नहीं होता है, मतलब जीरो कूलम, जीरो कूलम, COULOMB, इतना हो गया। अब इसमें एक और चीज ये होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना कितना है, मास मतलब वजन, तो इसका मास भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, -28 ग्राम, केजी में चेंज करेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। अब बाकी बच गया प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, केजी में चेंज करेंगे तो -27 होगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 जीरो और कम हो जाएगा तो -27।
अब वन और ये न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का सेम जो होता है वो प्रोटॉन की तरह होता है, लगभग देखो 6 और यहाँ 7, बस सेम, ग्राम से केजी में चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा और ये याद रखेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन होता है। कीड़ा कहीं पर दौड़ रहा लग रहा फिर से, हाँ यहाँ देखो ये स्क्रीन पे कीड़ा आ जाएगा ना तो लिखाएगा ही नहीं, कीड़ा करने लगता है। कीड़ा मतलब हिंदी में खेल कूद होता है। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा भारी होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन सबसे भारी, प्रोटॉन सबसे भारी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है मास में। ठीक, चार्ज में नहीं, मास में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग में क्या सेम ही होता है, सेम। ठीक, एकदम सेम ही है मान लो। ठीक, देख रहे हो तुम। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है, इज लाइटर। ठीक, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि देखेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में। ऐसे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हल्का है, खुद ही एटम बहुत हल्का है, लेकिन यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे हो बहुत कम है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज अभी देखो, समझ लो, हम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक प्रोटॉन में 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के बराबर, एक प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के बराबर में लगभग क्या 1837 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास के हिसाब से, मास के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से नहीं, चार्ज के हिसाब से तो एक प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है। देखो यहां 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां और 1 प्रोटॉन का चार्ज यहां, दोनों क्या है, दोनों सेम है। लेकिन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है ना, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन तो मास में इक्वल ही है ना। देखो 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन यदि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बराबर में देखेंगे तो 1837 इलेक्ट्रॉन्स होता है मास के हिसाब से। इसको कहते हैं रिलेटिव मास, मतलब किसी एक मास को दूसरे से कंपेयर कराना। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है प्रोटॉन के हिसाब से, तो 1 प्रोटॉन के बराबर में 1837 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, ठीक, मतलब यहां यदि हम 1 प्रोटॉन चढ़ा दिए, यहां पर वजन करेंगे, यहां यदि हम वजन करेंगे तो यहां हम खाली 1 प्रोटॉन चढ़ा देंगे तो तराजू में, बटखरे में हमको वजन करने वाले में कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ाना होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन चढ़ाना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 1837 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तब जाकर ये बैलेंस होकर क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कहेंगे रिलेटिव मास, मतलब 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप नोट करेंगे और ये टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का ये टॉपिक यहीं पर खत्म कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे और बोरिंग होने लगेगा तो आपको पानी का समस्या हो जाएगा। पानी पी लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस आ जाइए, फिर हम लोग आगे बताना और समझना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, और जब खत्म करते हैं तो गुड नाइट हो जाता है, तो क्या किया जाए, जब स्टार्ट किया जाएगा तो गुड नाइट नहीं ना कह सकते हैं। तो आप जैसे समझो, गुड नाइट कह लीजिए, गुड मॉर्निंग कर लीजिए, सुप्रभात कर लीजिए, वेलकम, जो भी कहना है कर लीजिए। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी पे। और फिर से याद रखिएगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपका बैकबोन है केमिस्ट्री का। जब तक आप पढ़ेंगे साइंस तब तक आपको काम आएगा और रियल लाइफ में भी काम आता है, इसलिए इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।